सॉरी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। मैं रिंकू सिंह स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं। 1 सेकेंड। हाँ जी, तो जैसा कि शेड्यूल्ड आप लोगों को मिला होगा कि हम आज के सेशन में पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। अब राष्ट्रीय आंदोलन हमारा शुरू हो चुका है और राष्ट्रीय आंदोलन में जैसा कि आप जानते हैं कि गांधी युग से क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं। तो 2019, 18, 17, 16 मतलब पिछले 4-5 सालों से लगातार गांधी युग से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मैंने आप लोगों को स्वदेशी आंदोलन, कांग्रेस की स्थापना से शुरू किया था राष्ट्रीय आंदोलन। कांग्रेस के मतलब ये पूरा मॉडर्न हिस्ट्री में मैं अंग्रेजों का आर्थिक प्रभाव वगैरह सब पढ़ा चुकी हूँ। कांग्रेस की स्थापना के बाद राष्ट्रीय आंदोलन जो शुरू होता है, तो राष्ट्रीय आंदोलन में अगर हम लोग बात करें तो मैंने स्वदेशी आंदोलन आप लोगों को कराया था। स्वदेशी आंदोलन के बाद संप्रदायवाद का उदय कल मैंने आप लोगों को करा दिया था। तो इसके बाद वैसे आपका होम रूल आंदोलन होना चाहिए, क्योंकि गांधी के आने के पहले होम रूल आंदोलन, जैसे गांधी भी 1915 में आ गए थे, होम रूल आंदोलन भी उसी समय शुरू हुआ था। पर एक होम रूल आंदोलन में गांधी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। गांधी ने अध्यक्षता तो की थी पर होम रूल के वो सदस्य नहीं बने थे लीग के, और वो इस आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे। तो ये गांधीवादी आंदोलन में नहीं आता। तो होम रूल आंदोलन एक आपका टॉपिक था, पर मैंने आपका पूरा प्रीवियस ईयर लगभग 10 साल का खंगाल के देखा तो होम रूल आंदोलन से सिर्फ एक क्वेश्चन आया है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे होम रूल आंदोलन के बारे में प्रीलिम्स के हिसाब से मैंने आपको स्पेक्ट्रम में इसको कवर करा चुकी हूँ। मैं स्पेक्ट्रम में बहुत इसको विस्तार से मैं कवर करा चुकी हूँ। तो आप वहाँ से होम रूल आंदोलन एक बार देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि कभी अगर होम रूल आंदोलन पर क्वेश्चन आता है तो मेंस में। और तो सीधा मैंने गांधी एरा शुरू किया। तो पिछले 4-5 साल का अगर आप नेचर देखेंगे तो आपको ये लगेगा आपको कि गांधी के रोल पर बहुत पूछा जा रहा है कि गांधी के सत्याग्रह की कितनी भूमिका रही। गांधी अगर नहीं होते तो राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप कैसा होता। गांधीयन एरा में, मतलब गांधी युग में, जब गांधी के द्वारा आंदोलन चलाए जा रहे थे तो राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न स्वरों की पहचान करें, विभिन्न स्वरों की विवेचना करें। तो यानी राष्ट्रीय आंदोलन जब चल रहा था तो गांधीवादी आंदोलन के साथ साथ, मतलब गांधी के आंदोलनों के साथ साथ कुछ राष्ट्रीय आंदोलन में अलग अलग लोग भी अपने अपने स्तर पर संघर्ष कर रहे थे, एफर्ट कर रहे थे। तो जैसे आपका स्वराज पार्टी, क्रांतिकारी आंदोलन, साम्यवादी समाजवादी आंदोलन, कृषक और मजदूर आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस, तो इन लोगों का भी अपना योगदान है हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में, हमारे स्वतंत्रता संग्राम में इनका भी अपना योगदान है। तो इनके बारे में आप लोगों को पूछा हुआ था। तो लगातार जैसे गांधी पर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अब गांधी युग में हम लोग, जैसे मैं आप लोगों को क्वेश्चन वाइज पढ़ा रही हूँ, पर जैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि पिछले ट्रेंड के हिसाब से आपको ओवरऑल ही पूछा जाएगा। तो ओवरऑल पूछा जाएगा तो आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस को आप तभी लिख पाएंगे जब पूरे राष्ट्रीय आंदोलन का आपको समझ हो और पूरे गांधीयन फेज का आपको समझ हो। ठीक है, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को लिख पाएंगे, ऐसे क्वेश्चन को। तो अब उसमें अगर आप बात करते हैं तो पूरा का पूरा जो है गांधी से संबंधित सभी आंदोलनों को आपसे एक ही क्वेश्चन में पूछा जा सकता है अगर हम लोग पिछले 4-5 साल के ट्रेंड को देखते हैं तो। और 2020 में जैसा प्रीलिम्स का पेपर बदला है, तो अगर मुख्य परीक्षा का बदलता है तो ऐसा हो सकता है कि अलग अलग पूछा जाए, क्योंकि आज मैंने PYQs, कई सारे PYQs मैंने शामिल किए हैं। तो आप देखोगे कि अलग अलग भी पूछा गया है, रॉलेट पर, खिलाफत पर, चंपारण पर, सविनय अवज्ञा आंदोलन पर, असहयोग पर अलग अलग भी पूछा गया है पिछले सालों में। तो हो सकता है कि ऐसे भी आपसे पूछा जाए।
तो कुल मिलाकर अगर सभी आंदोलनों की आपको समझ होगी, सभी आंदोलनों के बारे में आपको सभी फैक्ट्स याद होंगे, पूरा कॉन्सेप्ट आपके पास होगा, तो प्रश्न चाहे एक में ही पूछा जाए और या फिर अलग अलग पूछा जाए, मुझे लगता है कि आपको समस्या नहीं आएगी। तो आज से हम लोग गांधीयन फेज शुरू कर रहे हैं और इसमें मैं वो सारे क्वेश्चंस आपको बताऊंगी कि गांधी के सत्याग्रह का कितना योगदान रहा, गांधी नहीं होते तो स्वरूप कैसा होता, इन सभी पर भी हम लोग बात करेंगे, इन सभी पर भी बात करेंगे। और पहले मतलब आज से ये शुरुआत हो रही है, ये पूरा कंप्लीट जितने संभावित प्रश्न है गांधी से संबंधित, मैं सारे क्वेश्चंस पर आपके साथ डिस्कस करूंगी। और आज फर्स्ट डे है, आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो है अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म बन चुका है और इस प्लेटफॉर्म पर जब आप आते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस के साथ साथ बहुत सारे टेस्ट, क्विजेज, पूरा स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है। और एक बार आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको पूरा अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है आपको। तो अनलिमिटेड एक्सेस का क्या मतलब होता है कि एक बार जीएस का कोर्स लोगे तो जीएस पढ़ाने वाले जितने भी एडुकेटर्स हैं उन सब का कोर्स पढ़ पाओगे। एक बार आप ऑप्शनल का बैच लेते हो, कोर्स लेते हो, तो ऑप्शनल आपकी अगर हिस्ट्री है या ज्योग्राफी है तो आप ज्योग्राफी के जितने एडुकेटर्स हैं उन सबको पढ़ पाओगे। सिर्फ एक ही टीचर का जिसका कोड यूज करते हो सिर्फ उसी को नहीं पढ़ोगे, आप सभी एडुकेटर्स को पढ़ पाओगे। तो इसको हम कहते हैं अनलिमिटेड एक्सेस। और कितने बार भी एक ही क्लास को लो, कोई बाउंडेशन नहीं है, एक ही क्लास को कई बार ले सकते हो, उसका नोट्स बना सकते हो, पीडीएफ हजारों बार डाउनलोड कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। तो ये आपको मिलता है। आपको क्या करना है, एक लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, वहीं पर ये सारे टॉप के एडुकेटर्स पढ़ाते हैं और बहुत सारे कोर्सेज, एक सब्जेक्ट के कई सारे कोर्सेज आपको यहाँ पर मिलेगा। तो दो तरीका है, जैसा कि मैं रोज आपको बताती हूँ, प्लस और आइकॉनिक। तो आप प्लस लेते हो, अगर प्लस लेते हो तो आपका 44,550 रुपये में 12 मंथ्स का और 64,800 रुपये में आपका 24 मंथ्स का मेरे इस कोड के साथ। वैसे 72,000 का है, कोड यूज करते हो तो 64,800 का होगा। 57,600 आपका रिंकू लाइफ कोड के साथ 12 महीने का यानी 1 साल का मिलेगा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। और 89,100 में आपको 24 मंथ 2 साल का मिलेगा मेरे इस कोड के साथ। तो आइकॉनिक का प्लस से अलग कैसे है, तो आपको यहाँ पर एक पर्सनल कोच मिलता है, एक पर्सनल कोच आपको यहाँ पर मिलता है जो आपको डेली बेसिस पर आपको गाइड करता है, आपके सारे डाउट्स को दूर करता है। तो ये जो है आपका आइकॉनिक का फ़ायदा है कि कहीं पर भी आप फंसोगे, कहीं पर भी आपको अगर डाउट होता है तो आपको हेल्प मिलेगा, आपको अपने मेंटर से, आपको अपने गाइड से। अब आप सिर्फ ऑप्शनल के लिए भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, सिर्फ ऑप्शनल के लिए भी। तो ये सारे आपके सब्जेक्ट्स हैं। तो आजकल मोस्टली स्टूडेंट्स यही सब्जेक्ट लेते हैं। तो पबेड है, PSIR, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, मानव विज्ञान, जियोलॉजी, एग्रीकल्चर, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, लॉ, मैनेजमेंट, मैथिली लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, कन्नड़ लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, ये 4 साहित्य के हैं। और भी बहुत सारे हैं जो होते हैं, ये कुछ मुख्य यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। तो ये आपका 6 महीने का लेते हो तो 22,550 रुपये का है, 1 साल का लेते हो तो 27,500 रुपये का है और 2 साल का लेते हो तो 40,000 का। तो आप जो है इसको 1 साल वाला आपके लिए देख पा रहे हैं कि 6 महीने और 1 साल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आपके लिए किसी भी तरह मिनिमम 1 साल वाला लेना और उससे ज़्यादा अगर आपका 2022-23 देना है तो उससे ज़्यादा वाला भी ले सकते हो आप। तो ये आपके जीएस का है और ये आपका जो है सॉरी दिमाग कहीं उलझ गया था, ऑप्शनल का है। तो ये दोनों पर ही आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, दोनों पर ही। तो आपका जैसे ये 27,500 पर भी 10% ऑफ हो जाएगा,
और 72,000 जो कि 2 साल का कोर्स है आपका, उस पर भी आपका ऑफ हो जाएगा। तो किसी पर भी ये जो इस पर भी आपका ऑफ हो जाएगा, 44,550 का हो जाता है। तो मतलब दोनों कोर्स पर आपको मेरा कोड यूज करते हैं आप, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो कोड याद रखिए रिंकू लाइव, रिंकू लाइव आप कोड याद रखते हैं तो फिर आपको आपको पूरा का पूरा जो है आपको मेरी तरफ से सहयोग मिलेगा। मेरी तरफ से आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे यहाँ पर। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसमें रॉलेट टैग, खिलाफत आंदोलन, असहयोग, चौरी चौरा, ये सारा इसमें कवर होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या कवर करते हैं कि आप जैसा कि जानते हैं कि गांधी ने आते ही जो मुख्य आंदोलन किए तो उसमें चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद है। तो गांधी जब 1915 में भारत आए थे, 1915 में जब भारत आए गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर, 9 जनवरी 1915 को गांधी आए थे। तो गांधी ने आने के बाद सबसे पहले पूरे देश का दौरा किया था और ग्रामीण भारत को जोड़ा था एक तरह से राष्ट्रीय आंदोलन से, यानी ग्रामीण भारत से संपर्क किया, उनसे बात किया और उनके दुख दर्द को समझा और उनको भी शामिल किया राष्ट्रीय आंदोलन से। और कोई भी आंदोलन तभी सक्सेसफुल होता है, तभी सफल होता है जब उस आंदोलन में हर तबके के लोग जुड़े होते हैं। हर तबके के लोग जब जुड़े होते हैं तभी कोई भी आंदोलन सफल होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि जब तक गांव, भारत की मतलब 70% से ज़्यादा आबादी गांव में रहती थी, आज भी लगभग रहती है, तो उस समय तो इससे ज़्यादा रहती थी। तो वो गांव के लोग जब तक नहीं जुड़ते इस राष्ट्रीय आंदोलन से, तब तक ये कैसे सफल होता। तो इस राष्ट्रीय आंदोलन को एक जन आंदोलन बनाने के लिए गांधी पहले से ही बहुत दूरदर्शी थे और गांधी ने आते ही इसके लिए दौरा किया था। तो इस पर आप लोगों का जैसे अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक क्वेश्चन आपका अलग से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद, खेड़ा, लेकिन थोड़ा ये हल्के क्वेश्चन है, जबकि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है 90s के दशक में आप कह सकते हैं पूछा जाता था, आजकल नहीं पूछा जाता। तो एक क्वेश्चन आपका इस तरह से भी आपका बनता है। और ऐसा क्वेश्चन आपका PYQ में भी आया है कि महात्मा गांधी के आंदोलनों का मुख्य आधार ग्रामीण भारत था। स्पष्ट कीजिए। तो गांधी ने आते ही सबसे पहले गांव का दौरा किया और चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद जैसे सत्याग्रह किए उन्होंने। तो गांधी पर ऐसा प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि मुख्य आधार ग्रामीण भारत था। PYQ भी है आपका, मतलब पिछले साल भी मतलब कई साल पहले पूछा गया है। और मैंने देखा है, हर बार बताती हूँ आपसे, इसको गांठ बांध लो कि 8-10 साल पहले जो क्वेश्चन पूछे गए हैं या 5-7 साल पहले, उन्हीं क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके सेम क्वेश्चन फिर पूछ दिया जाता है। तो आपको फिर से ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे आंसर करेंगे? तो आप इंट्रो में डाल देंगे कैसे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आए और दक्षिण अफ्रीका से आते ही उन्होंने पूरे देश का दौरा किया और मुख्य रूप से उन्होंने गांव का दौरा किया। स्लीपर क्लास में, जनरल क्लास में सफ़र किया उन्होंने ट्रेन में, और हर जगह हर तबके से वो मिले और वो समझना चाहते थे, गांव के लोगों से जोड़ना चाहते थे, हर तबके को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ना चाहते थे। तो ये गांधी जी का जो व्यवहारिक सोच, ये गांधी का व्यवहारिक सोच था कि जब तक कोई ये आंदोलन सक्सेसफुल नहीं होगा, आंदोलन को सफल बनाने के लिए, स्वतंत्रता के आंदोलन को व्यापक बनाने के लिए सबको इस आंदोलन से जुड़ना होगा। तो इसीलिए जो अब तक इस आंदोलन से गांव के लोग, किसान अलग थे। स्वदेशी आंदोलन में तिलक ने छात्रों को जोड़ा,
महिलाएं भी स्वदेशी आंदोलन में, महिलाओं ने भी भाग लिया, लेकिन किसान अलग रहे। उन किसानों को जोड़ना था, और यही कारण था कि गांधी जी ने सबसे पहले आने के साथ ही भारत भ्रमण किया और यहाँ पर भारतीयों की समस्याओं को समझा। उन्होंने अपने ग्रामीण आंदोलनों में सफलता प्राप्त की, समस्याओं को समझा। जैसे चंपारण में किसान जो नील की खेती से, तिनकठिया व्यवस्था से ग्रसित थे, दुखी थे, उनकी समस्या को समझा, चंपारण सत्याग्रह किया। यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं खेड़ा में लगान के बोझ से, सूखे से पीड़ित, लगान के बोझ से दबे हुए किसानों का पक्ष लिया उन्होंने। अहमदाबाद में उन्होंने मिल मजदूरों का पक्ष लिया और अपने इन आंदोलनों में उन्होंने सफलता प्राप्त की। और वो बहुत सरल भाषा शैली में बात करते थे, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, साधारण तरीके से वो बातचीत किया करते थे। उस शैली ने उन्हें ग्रामीण भारत के समीप पहुंचाया। सॉरी, तो 1-2 दिन से ये थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, टीम को मैंने खबर कर दी है और ये जल्दी ही आप समझ लो कि ये रेक्टिफाई हो जाएगा। तो गांधी ने बहुत ही सरल भाषा शैली में ग्रामीणों से बात की, उनकी समस्याओं को समझा। अपने कार्यक्रमों में इन्होंने जो ज़्यादा आप ये कह सकते हो कि वैसी बुराइयां, सामाजिक बुराइयां जो ज़्यादा ग्रामीण भारत में फैले हुए थे और जिससे समाज विकास नहीं कर पा रहा था, जिससे समाज के कई वर्ग दुखी थे, त्रस्त थे, पीड़ित थे, उनके लिए गांधी जी ने जो है कई प्रश्न, जैसे अस्पृश्यता का अंत करने के लिए, ये छुआछूत एक सबसे बड़ी समस्या थी, शिक्षा में सुधार के लिए चरखा, खादी, स्वदेशी, इनको अपनाया, क्योंकि भारत में जो बुनकर थे वो तबाह हो गए थे, हस्तशिल्प वाले तबाह हो गए थे। उन सबको ऊपर लाने के लिए इन्होंने चरखा खुद सूत अपने वस्त्र के लिए रोज काटते थे वो, उससे एक प्रतीकात्मक अर्थ दिया लोगों को। उन्होंने खादी को अपनाया, स्वदेशी को अपनाया, रामराज की बात करते थे। ये रामराज शब्द गांधी ने रामराज शब्द का इस्तेमाल इसीलिए किया कि भारत में राम को हर कोई जानता था, चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, राम को हर व्यक्ति जानता था। आप जब इस आंसर को ऐसे, अगर कोई प्रश्न पूछा जाए ग्रामीण भारत के बेस पर, तो आप इस आंसर को जब लिखेंगे तो यहाँ पर जो मैंने लिखा है सिर्फ वही जरूरी नहीं है कि आप लिखें, आपको मैं समझा रही हूँ। आप मेरी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ से कुछ लाइनें ले सकते हो, कुछ अपनी समझ से आप जोड़ सकते हो, पर जरूरी क्या है? जरूरी है कॉन्सेप्ट लेना। तो अगर गांधी से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है जो ग्रामीण भारत से जुड़ा हुआ हो, जो किसानों से जुड़ा हुआ हो, आंदोलन में किसानों को शामिल करने की बात हो, गांवों को शामिल करने की बात हो, तो आप इस प्रश्न को इस तरह से लिखेंगे जिस तरह से अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो गांधी ने रामराज का नाम क्यों लिया? तो गांधी ने रामराज, कहते थे रामराज लेकर आना है, तो राम जिसको पढ़ा लिखा वर्ग से लेकर और अनपढ़ वर्ग तक, गांधी ये जानते थे कि हर कोई राम के बारे में जानता है, और रामराज का मतलब था जहां सबके साथ न्याय होता है। यहां पर बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष थे गांधी बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष थे, हिंदुवादी बात नहीं थी ये। राम सिंबॉलिक थे, राम का एक प्रतीकात्मक अर्थ था राम राज्य का, और वो प्रतीकात्मक अर्थ था कि जहां पर ऐसा राज्य जहां पर सब सुखी रहते हैं, प्रजा में किसी को कोई कष्ट नहीं होता, सबके साथ समान न्याय किया जाता है, तो उसको राम राज्य कहा। तो उन्होंने राम राज्य,
राम राज्य लाने की बात की और ग्रामीण जीवन की उन्नति को उन्होंने आंदोलन का महत्वपूर्ण हिस्सा बना लिया, महत्वपूर्ण हिस्सा। तो ये यही कारण रहा कि गांधी जी को ग्रामीण भारत का नेतृत्व प्राप्त हुआ, गांधी जी को ग्रामीण भारत का नेतृत्व प्राप्त हुआ। और अगर ये ग्रामीण भारत का नेतृत्व नहीं प्राप्त होता, ये जो है आधी आबादी से ज्यादा किसानों का समर्थन नहीं प्राप्त हुआ होता, तो क्या ये आंदोलन अपने आप में पूर्ण हो पाता? तो नहीं हो पाता। और गांधी की ये व्यवहारिक सोच थी, गांधी की दूरदर्शिता थी कि गांधी ने जो है इस चीज को समझा और सबसे पहले आते ही उन्होंने प्रयास किया कि सबसे पहले किसानों को, ग्रामीणों को आंदोलन में शामिल किया जाए। तो इसमें जो मुख्य उन्होंने वो था वही चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल। तो चंपारण सत्याग्रह गांधी का जो है पहला सत्याग्रह माना जाता है 1917, और ये खेड़ा 1918, अहमदाबाद 1918। तो अलग से देखो, ये अलग से आपको कभी नहीं पूछा जाएगा चंपारण सत्याग्रह, ये बहुत आसान सवाल हो जाएगा। आजकल यूपीएससी इतना आसान प्रश्न नहीं पूछती है। तो जब भी गांधी के प्रारंभिक आंदोलनों की, प्रारंभिक ग्रामीण आंदोलनों की बात होगी, प्रारंभिक आम जन आंदोलनों की बात होगी, तो या गांधी के सत्याग्रह के प्रयोग की बात होगी, तो फिर आप इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, चंपारण सत्याग्रह बिहार में तिनकठिया सिस्टम, नील की जो खेती के लिए जो तिनकठिया व्यवस्था अपनाई गई थी कि आपको अपने जमीन के 20वें भाग में आपको नील की खेती करनी पड़ेगी, उसके खिलाफ किसानों असंतुष्ट थे और रासायनिक रंग आ चुके थे बाजारों में, और अब धीरे धीरे जो नीले गोरे थे वो अपने व्यापार को समेट रहे थे, अपनी खेती को समेट रहे थे, लेकिन वो किसानों से जो उनका अनुबंध हो चुका था तिनकठिया व्यवस्था के तहत, तो किसानों को उनका जमीन लौटाने के बदले, यानी जमीन लौटाने के बदले, इसका ये कह लीजिए जमीन नहीं कि मतलब वो अनुबंध पत्र को खत्म करने से पहले वो पैसे मांग रहे थे, किसानों से पैसे मांग रहे थे वो। तो उसके खिलाफ ही गांधी ने जो है राजकुमार शुक्ल के इनविटेशन पर, आमंत्रण पर बिहार गए थे गांधी, और वहाँ पर उन्होंने जो है अंग्रेजों से बातचीत करके पहले समझाया, नहीं असर हुआ तो सत्याग्रह किया उन्होंने, और फिर वो जो किसानों से जो उनके अनुबंध पत्र खत्म करने के बदले, उनकी ज़मीनों को लौटाने के बदले जो अंग्रेजों ने पैसे किसानों से ले लिए थे, उसका 25% पैसा लौटाने पर बाध्य किया और अनुबंध पत्र को खत्म करवाया गांधी ने। खेड़ा सत्याग्रह खेड़ा भी गुजरात में ही है। तो खेड़ा सत्याग्रह, वहां पर सूखे की मार से पीड़ित थे किसान और सरकार लगान को माफ नहीं कर रही थी। उसके खिलाफ किसानों से बातचीत किया उन्होंने, उनके दुख दर्द को समझा और अंग्रेजों से मांग की कि यहां पर लगान को माफ कर दिया जाए, और किसानों से कहा कि लगान नहीं देना है। और फिर यहाँ पर इन्होंने फिर आंदोलन किया और लगान माफ करवाने में कामयाब हुए थे। अहमदाबाद मिल, यहाँ पर जब अहमदाबाद में मजदूरों को प्लेग बोनस दिया जाता था, जब गुजरात में प्लेग फैला था तो मजदूरों को प्लेग बोनस दिया जाता था। बाद में ब्रिटिश सरकार ने मिल मालिकों ने घोषणा की कि अब ये इस प्लेग बोनस को खत्म कर दिया जाएगा। तो सालों से किसानों की, मजदूरों की तनख्वाह नहीं बढ़ी थी, उनको बोनस भी अगर खत्म कर दिया जाए, तनख्वाह नहीं बढ़ी थी, अब वो इस बोनस से उनका काम चल जाता था। आप जानते हैं कि इस समय 1918 की बात है, ये दोनों 1918 की बात है। तो 1918 प्रथम विश्व युद्ध हो चुका था और प्रथम विश्व युद्ध की वजह से महंगाई बहुत बढ़ चुकी थी
अब इस महंगाई में अगर प्लेग बोनस खत्म कर दिया जाता तो फिर अब इनको बहुत परेशानी हो जाती, मजदूरों का जीवन निर्वाह बहुत कठिन हो जाता। तो ये उस बोनस को खत्म नहीं करने का आग्रह कर रहे थे और कह रहे थे कि उसको एक तरह से वेतन के तौर पर ऐसे चलता जाए। तो मिल मालिकों से इन्होंने बातचीत की थी, मिल मालिक पहले नहीं माने। अंततः गांधी अपने सत्याग्रह के द्वारा गांधी ने जो है 35% बोनस को दिलाने में कामयाब रहे। तो लास्ट में अंत में मिल मालिक ये मान गए थे कि वो 35% बोनस देते रहेंगे मजदूरों को। ठीक है, आज थोड़ी सी तबीयत थोड़ी भारी लग रही है, तो बार बार दिमाग भटक रहा है और कुछ अलग अलग शब्द मुंह से निकल जा रहे हैं। तो मैं समझ रही हूँ कि आप इस चीज़ को समझ रहे हैं तुरंत, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। मजदूरों की जगह किसान आ रहा है। तो आप बहुत समझदार स्टूडेंट्स हैं और मैं समझती हूँ कि आप बिल्कुल इस चीज़ को समझेंगे। तो इस तरह से चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल में जो है वो अहमदाबाद मिल सत्याग्रह में वो कामयाब हुए थे गांधी जी। तो ये गांधी के प्रारंभिक आंदोलन थे और गांधी के प्रारंभिक जो आंदोलन हुए वो किसानों और मजदूरों से ही संबंधित क्यों हुए? तो यही कारण था क्योंकि वो सबसे पहले उन्होंने ग्रामीण भारत का ही दौरा किया था और वो आम लोगों से जुड़ना चाहते थे वो आम लोगों से। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो प्रारंभिक सत्याग्रह थे, इसके बाद गांधी का जो एक मुख्य आता है वो आता है रॉलेट एक्ट आता है। रॉलेट सत्याग्रह कह लीजिए, रॉलेट एक्ट नहीं, रॉलेट सत्याग्रह। तो रॉलेट सत्याग्रह की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ये मतलब सिर्फ सीधा गांधी द्वारा किया गया रॉलेट सत्याग्रह की व्याख्या करो, इस तरह का प्रश्न नहीं आएगा। रॉलेट सत्याग्रह पर अगर पूछा जाता है आपको तो रॉलेट सत्याग्रह को काला कानून कहा गया था। क्यों काला कानून इसको कहा गया और इस एक्ट के खिलाफ क्या प्रतिक्रिया हुई, देश की क्या प्रतिक्रिया थी, गांधी की क्या प्रतिक्रिया थी, रॉलेट सत्याग्रह को गांधी ने किस तरह से संचालित किया, तो इस पर बात करेंगे। सबसे पहले आज मुझे गांधी के सत्याग्रह पर बात करना चाहिए था, पर मैं गांधी के सत्याग्रह पर आज बात नहीं कर रही हूँ। मैं पहले उनके आंदोलनों की बात कर रही हूँ, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको सत्याग्रह पर ही बात करूँगी। पहले गांधी के आंदोलनों की बात करके और फिर गांधी सत्याग्रह के द्वारा क्यों सफल हुए, सत्याग्रह किस तरह से एक बहुत ही मजबूत अस्त्र शस्त्र के तौर पर उनके लिए सिद्ध हुआ, सत्याग्रह के द्वारा कैसे उन्होंने स्वतंत्रता पाने में कामयाबी पाई, कितना योगदान रहा, गांधी के आंदोलन में महिलाओं की कितनी भूमिका रही, राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की कितनी भूमिका रही। कि आपने अभी इसके पहले जो पढ़ा, आपको ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि गांधी किसानों को आंदोलन में शामिल करने में कितने सफल रहे, किसानों का समर्थन देने में गांधी कितने सफल रहे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इन सब पर बात करेंगे। तो रॉलेट एक्ट पर आपका संभावित प्रश्न ये हो सकता है कि रॉलेट एक्ट में ऐसा क्या था कि उसको काला कानून, ब्लैक लॉ, काला कानून की संज्ञा दी गई और क्या प्रतिक्रिया हुई इसके खिलाफ। तो रॉलेट एक्ट जो आप लोगों ने इसके पहले भी पढ़ी होगी, ऐसा हुआ था कि जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तो जनता इंतजार कर रही थी कि कुछ संवैधानिक सुधार करेगी ब्रिटिश सरकार। जैसा कि आप जानते हैं कि 1906 में ही डोमिनियन स्टेटस की मांग की जा चुकी थी।
स्वराज की मांग की जा चुकी थी, स्वशासन की मांग की जा चुकी थी। तो ये डोमिनियन स्टेटस स्वराज अब तक तो आप समझ गए होंगे, पूर्ण स्वराज नहीं, डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी, स्वराज की। तो स्वराज का क्या मतलब था? स्वराज का मतलब ये था कि अंग्रेज मालिक बने रहेंगे, यानी अंग्रेज देश छोड़कर नहीं जाएंगे और उनके अधीन स्वशासन का अधिकार खुद मिल जाएगा, जो बाद में 1935 में जाकर जो प्रांतों में सरकारें बनी थी। तो स्वशासन का अधिकार आपको मिल जाएगा भारतीयों को अंग्रेजों के अधीन, उसकी बात की गई थी 1906 में। और लगातार डोमिनियन स्टेटस की मांग की जा रही थी और प्रथम विश्व युद्ध में खूब सहयोग किया गया था अंग्रेजों को। गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट लोग कहने लग गए थे। गांधी जी ने कहा था कि समर्थन करो अंग्रेजों का, ताकि ये आज़ादी हम बाद में, युद्ध के बाद हम अपनी मतलब ले लेंगे स्वाधीनता को। तो संवैधानिक सुधारों की अपेक्षा की जा रही थी और उसकी जगह आया दमनकारी रॉलेट एक्ट। लोग एकदम हतप्रभ रह गए थे, हक्का बक्का रह गए थे। 1 सेकेंड। यस, तो कहाँ आप संवैधानिक सुधारों की अपेक्षा कर रहे थे, कुछ पाने की इच्छा कर रहे थे, और वहां आ गया एक दमनकारी रॉलेट एक्ट। तो इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ देशव्यापी प्रतिक्रिया हुई थी, गांधी जी ने ही आह्वान किया था। इस रॉलेट एक्ट में था क्या? तो ये एक्ट जो है, ब्रिटेन के हाई कोर्ट के जज थे सर सिडनी रॉलेट। ब्रिटेन के हाई कोर्ट के जज सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी और उसके सिफारिशों के आधार पर यह रॉलेट एक्ट 26 जनवरी 1919 को पास हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध के पहले बहुत सारी क्रांतिकारी गतिविधियां हुई थी, दौरान भी हुई थी। तो उसके लिए जो है, इन क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने इनको एक ऐसा एक्ट बनाने के लिए दिया था ताकि उसका सहारा लेकर दमन किया जा सके, ऐसे आंदोलनों को खत्म किया जा सके। इसके लिए इन्होंने एक्ट बनाया था। तो ये इस एक्ट में क्या क्या था, क्या क्या विशेषताएं रही रॉलेट एक्ट की? तो क्रांतिकारियों पर शीघ्र कार्यवाही करने के लिए लाया गया था। तो मैंने आपको बता दिया कि भारतीयों पर केवल संदेह के आधार पर, केवल शक के आधार पर उनको अनिश्चित काल तक नजरबंद किया जा सकता था। ठीक है, अनिश्चित काल तक नजरबंद किया जा सकता था। 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में रखा जा सकता था, बिना मुकदमा चलाए। क्रांतिकारियों से संबंधित मुकदमों को 3 जजों की विशेष त्वरित अदालत में चलाया जाएगा। ये 3 जजों को नियुक्त किया गया और ये एक विशेष अदालत नियुक्त किया गया, विशेष अदालत जिसमें 3 जज होंगे। और उसकी खासियत क्या थी? कि ये जो अदालत फैसला देगा, उसके संबंध में बाकी किसी अदालत को कोई अधिकार नहीं होगा उस पर सुनवाई को। तो इसमें जो भी दोषी जैसे पुनः अपील की गुंजाइश को समाप्त कर दिया गया कि आप फिर ये जो अदालत फैसला देगी, उस फैसले के खिलाफ आप और किसी भी अदालत में सुनवाई नहीं कर सकते, चुनौती नहीं दे सकते। और इसमें जो है, आपका जो संदेह के आधार पर जिस व्यक्ति को मतलब गिरफ्तार किया गया, किसी व्यक्ति को किसी विशेष स्थान पर जाने से, गिरफ्तार के अलावा किसी विशेष स्थान पर जाने, सभा करने, विशेष कार्य को करने से प्रतिबंधित किया जा सकता था।
मतलब अगर आपके ऊपर संदेह है तो आपको किसी स्थान पर जाने से मना कर दिया जाएगा, आपको सभा करने से, मतलब आपके सारे स्वतंत्रता के अधिकार, मौलिक अधिकार आपके छीन लिए गए। ब्रिटिश सरकार विरोधी किसी भी सामग्री का संग्रहण यानी कलेक्शन, उसका प्रकाशन, उसका वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन गैर कानूनी घोषित किया गया। और इस एक्ट के द्वारा सबसे जो मतलब महत्वपूर्ण बात है कि इस एक्ट के द्वारा कोर्ट को ऐसी सामग्रियों को भी साक्ष्य के रूप में स्वीकृत करने का अधिकार दिया गया जिसको पहले सबूत नहीं माना जाता था, मतलब जिसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत वो मान्य नहीं है। मतलब ऐसी बहुत सारी आपको चीजें मिलेंगी, जैसे आप सबूत, कानून सबूत उसी को मानता है जो बिल्कुल ठोस हो। जैसे मान लो कि मैं गई गवाही देने कि आप चोर हो, मैं गवाही देने के लिए गई, तो अब आपसे मेरे से जज पूछेगा कि क्या मैंने चोरी करते हुए देखा, तो मैं कहूंगी कि नहीं मुझे ऐसा शक है, क्योंकि मैंने उनको वहां से अक्सर गुजरते हुए देखा है, तो मुझे ऐसा शक है कि इन्होंने की होगी, या ये मेरे से चिढ़ते थे इसलिए इन्होंने ही चोरी की होगी। तो अदालत इसको एक पॉइंट के तौर पर तो रखती है, लेकिन इसके आधार पर किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती, क्योंकि इससे साबित नहीं होता जब तक उसको कोई फोटो न मिल जाए चोरी करते हुए, कोई फोटो न मिल जाए, कोई चश्मदीद गवाह न मिल जाए जिसके पास साक्ष्य है, तो अदालत नहीं मानेगी। तो यहां पर ऐसा नहीं था, यहां पर बहुत सारी ऐसी चीजों को भी मान लिया गया कि नहीं, अगर मतलब पुलिस को अगर शक है कि ये ऐसी गतिविधियों में इन्वॉल्व है तो पुलिस उठा लेगी, उसको अब सबूत देने की जरूरत नहीं है। तो ये था रॉलेट एक्ट, इसीलिए इसको जो है बिना वकील बिना अपील बिना दलील का कानून कहा गया इसको। इस एक्ट के ये बहुत ही एक तरह से दमनकारी एक्ट था, और इसने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बिल्कुल छीन लिया था, खत्म कर दिया था। तो इसके खिलाफ जो है गांधी ने देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया, और 6 अप्रैल को उन्होंने देशव्यापी हड़ताल की जो है आह्वान किया था उन्होंने, हड़ताल का 6 अप्रैल को, और ये हुआ भी था। ठीक है, 6 अप्रैल को किया था। और इसी क्रम में जो गांधी ने 6 अप्रैल से जो शुरुआत की थी, इसी क्रम में 10 अप्रैल को कांग्रेस के 2 प्रसिद्ध नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को पंजाब में गिरफ्तार कर लिया गया था, भड़काने के आरोप में, लोगों को भड़काने के आरोप में, और पुलिस उनको अज्ञात स्थान पर ले गई थी। तो इसका सबसे ज्यादा विरोध यहीं से पंजाब में ही शुरू हुआ। पंजाब में थोड़ी सी उपद्रवी गतिविधियां ज्यादा हो गई थी, तो इसके लिए सरकार ने पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया था। और इसमें जो सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार किया गया, तो अमृतसर में प्रदर्शन किया गया, और इसी क्रम में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में लोग जुटे थे। लोग बैसाखी मनाने भी आए थे, उनको भी वहां पर लेके लोग चले गए थे। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आपको पता है कि जनरल डायर के आदेश पर हजारों लोगों को गोलियों से भून दिया गया। तो ये हुआ रॉलेट एक्ट था, या रॉलेट एक्ट के प्रतिक्रिया स्वरूप जलियांवाला बाग हत्याकांड भी उसी का एक अंग था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड ने पूरे देश को हिला दिया, और इस पर कमेटी भी बनी थी। उन्होंने हंटर कमेटी स्थापित की थी। कांग्रेस ने भी अपनी एक जांच कमेटी बैठाई थी, जिसको तहकीकात कमेटी हम कहते हैं, जिसमें गांधी भी थे, जिसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। लेकिन कुछ खास जनरल डायर के खिलाफ भी नहीं हुआ था, और इसने गांधी को और राष्ट्रवादी नेताओं को एक ठोस आंदोलन चलाने के लिए विवश कर दिया। लगातार मांग की गई ब्रिटिश सरकार से, लगातार मांग की गई कि पंजाब में जो ये नृशंस हत्याकांड हुआ है, पंजाब में जो ये ज्यादती हुई है, उसके खिलाफ
जांच ही नहीं, कार्रवाई की जाए। लेकिन ब्रिटिश सरकार जो है कुछ खास किया नहीं, कोई खास एक्शन, कदम उठाया नहीं ब्रिटिश सरकार ने। और इसी का रिएक्शन था बाद में असहयोग। लेकिन उसके पहले खिलाफत कमेटी की हम लोग बात करेंगे कि क्योंकि खिलाफत असहयोग साथ साथ चला था और खिलाफत से कई बार प्रश्न आपको पूछा जा चुका है। तो ये जो दोनों प्रश्न देख रहे हो ना, ये दोनों प्रश्न आपका पूछा हुआ है खिलाफत पे, कि खिलाफत आंदोलन के उद्देश्यों और लक्ष्यों का विवेचन कीजिए, यह कहां तक सफल रहा। क्या आपके विचार में खिलाफत आंदोलन को महात्मा गांधी के समर्थन ने उनकी धर्मनिरपेक्ष साख पर बट्टा लगा दिया? क्या खिलाफत को गांधी ने अपना समर्थन दिया था? क्या महात्मा गांधी के समर्थन ने खिलाफत को उनकी धर्मनिरपेक्ष साख पर बट्टा लगा दिया था? और इस क्वेश्चन में है कि सिर्फ आपको इस पर विवेचना नहीं करना है, घटनाओं के आकलन को आधार बनाते हुए, यानी खिलाफत में क्या क्या घटनाएं घटी थी, उन घटनाओं को मेंशन करते हुए, उन घटनाओं का वर्णन करते हुए अपना तर्क प्रस्तुत कीजिए। तो ये क्वेश्चन, ये दोनों पीवाईक्यू जो मैं आपको बता रही हूं, ये दोनों पीवाईक्यू खिलाफत पर 7-8 साल पहले पूछा गया है। एक शायद 2010 का है, 2010 का है एक, और एक ये वाला क्वेश्चन उसके पहले का है, ये कुछ 2010-11 का है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चंस जो है रिपीट होते हैं। क्वेश्चंस मैंने देखा, आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में भी दिखाया था कि किस तरह से 2017 में 2007 का क्वेश्चन 2017 में पूछ दिया गया था। इसी तरह 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो भी पहले पूछा गया है। तो आपको जैसे जब भी थोड़ा लंबा गैप होता है, उस सेक्शन से यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछी होती है तो फिर पूछ देती है। तो पिछले कई सालों से इस पर ऐसे नहीं आया है, लेकिन अगर ये गांधी का खिलाफत आंदोलन के साथ समर्थन उनकी धर्मनिरपेक्षता से जोड़ा गया तो उसको आप कैसे लिखेंगे फिर? तो अब खिलाफत पर से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न आता है तो आप खिलाफत के बारे में आप जानते हैं, उसको वैसे ही आप प्रस्तुत करेंगे। तो खिलाफत पर ये आपका जो है पीवाईक्यू है। संभावित प्रश्न दोबारा से गांधी को जोड़ते हुए पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक खिलाफत आंदोलन में गांधी का कितना योगदान रहा, गांधी की क्या भूमिका रही, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। तो आपको कोई भी इस तरह से संभावित प्रश्न पूछा जाए तो उस पर आप खिलाफत के बारे में मैं आपसे अब डिस्कस करने जा रही हूं और आप ये लिख सकते हो। केवल क्वेश्चन का क्या करना, उत्तर का डायरेक्शन चेंज कर देना। जैसे मान लो कि मुझे वहां तक जाना है तो मैं सीधा ऐसे गई क्योंकि मुझे सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। फिर मैं यहां पर इस टेबल के बैक से भी जा सकती हूं। क्यों? क्योंकि मुझे ये भी पूछा गया है कि मेरे टेबल के सामने कैमरा जी हैं, तो मुझे ये भी पूछा गया है कि कैमरा जी को शामिल करते हुए, कैमरा जी के क्रियाओं को देखते हुए आप वहां पर पहुंचे। तो मैं ऐसे फिर पहुंचूंगी कैमरा जी को देखते हुए, पर मुझे पहुंचना यही है। तो यही क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन आपके सिलेबस से बाहर का कोई प्रश्न आता नहीं है। यूपीएससी आपको सीधा पूछती नहीं है। यूपीएससी आपको हमेशा ऐसे कहती है घूम के आओ, और आप जब घूम के वो आने को जब कहती है तो आप गुम हो जाते हो। आपको फिर रास्ता ही नहीं पता चलता। आप गए तो फिर पर वहीं पर अब यहां पर आना कैसे है, आपको रास्ता ही नहीं दिखा, आप वहीं पर गुम हो गए। आंसर खराब, नहीं पहुंच पाते हो मंजिल पे। तो मंजिल पर पहुंचने के लिए प्रश्न को समझना जरूरी है। प्रश्न कुछ अलग से नहीं होता। तो जैसा कि मैंने
अक्सर आपको बताया है, आज की स्पेशल क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि उत्तर को पहले सिंप्लीफाई, प्रश्न को पहले सिंप्लीफाई कर लो, प्रश्न को पहले सरल शब्दों में बना लो कि अच्छा प्रश्न ये पूछा है, क्योंकि जो हर प्रश्न जो दिखता है उसके पीछे एक सरल प्रश्न होता है। तो अच्छा, तो ये प्रश्न पूछा गया है, तो बेसिकली जैसे ये प्रश्न है, इसमें भी खिलाफत आंदोलन ही पूछा गया है और इसमें भी गांधी की भूमिका ही पूछी गई है। लेकिन गांधी ने खिलाफत के प्रश्न पर मुसलमानों को सहयोग दिया और खिलाफत का मुद्दा धर्म से जुड़ा हुआ था, तो क्या गांधी धर्मनिरपेक्ष नहीं रहे थे? क्योंकि एक धर्म से जुड़े हुए मुद्दे पर उन्होंने उनका समर्थन किया था। तो बस उसको थोड़ा सा 4 लाइन में मेंशन करते हुए आपको खिलाफत ही लिखना है और यहाँ पर आपको साफ साफ लिखना है कि नहीं, ये धर्मनिरपेक्षता में पर शाख नहीं बल्कि उनकी धर्मनिरपेक्ष छवि पर और मुहर लगी थी इसमें। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे इसको हम लोग लिखेंगे। तो खिलाफत सबसे पहले आप लिखेंगे, खिलाफत पर जो भी प्रश्न आता है तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि खिलाफत था क्या। सबसे पहले आप लिखेंगे कि खिलाफत क्या था, खिलाफत का मुद्दा था क्या। तो मैं टारगेट 2020 करके पढ़ा रही हूं और मुझे मालूम है कि अब तक खिलाफत आंदोलन आप लोग पढ़ चुके होंगे, फिर भी मैं मेंशन करते हुए चलती हूं कि कुछ नए स्टूडेंट जो हैं उनको यहां से परेशानी नहीं होगी। तो ब्रिटेन और उसके सहयोगियों ने प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की उस्मानिया सल्तनत के साथ जो व्यवहार किया था, तो व्यवहार क्या था और जिस तरह से उसके टुकड़े करके हथियार लिए थे, उसके खिलाफ ही जो है मुसलमान एकजुट हुए थे। तो जिन राजनीतिक चेतना प्राप्त जो मुसलमान थे वो आलोचक थे। तो क्या हुआ था, तुर्की सल्तनत ऑटोमन एम्पायर जिसे कहते हैं, एक बड़ा साम्राज्य था जिसके तहत पूरा बाल्कन का प्रदेश था, पूरा मध्य एशिया और बाल्कन के प्रदेश थे। और प्रथम विश्व युद्ध के कुछ दिन पहले बाल्कन प्रदेशों ने मतलब विद्रोह करना शुरू किया था और प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ उस समय भी अंग्रेजों से इंटरफेयर करने की बात की जा रही थी कि आप तुर्की का साथ दीजिए। और जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो तुर्की जो है वो धुरी राष्ट्रों के साथ लड़ा, मित्र राष्ट्रों के खिलाफ। तो अब जब मित्र राष्ट्र जीते तो अब उन लोगों ने क्या किया कि तुर्की साम्राज्य का विघटन कर दिया तुर्की साम्राज्य का, और उसके प्रदेशों को आपस में उन्होंने बांट लिया। तो ये जो है ये संभावना थी, जैसे ही धुरी राष्ट्र हारने लग गए थे इस युद्ध में, तो ये संभावना थी। तो इसके पहले ही खिलाफत कमेटी का गठन हो गया था और मुसलमान ये मांग कर रहे थे बार बार कि तुर्की के साथ ऐसा व्यवहार न किया जाए और खलीफा को बने रहने दिया जाए। एक्चुअली ये जो खलीफा थे, ये खलीफा पहले तो पैगंबर के जो वंशज थे, पैगंबर मोहम्मद साहब के जो वंशज थे, उन्होंने मोहम्मद साहब का स्थान लिया। बाद में दूसरे वंश के लोग भी आए और उन्होंने मोहम्मद साहब से ही अपने को जोड़ा, दूसरे वंश के भी लोग आए, लेकिन ये सारे के सारे अपने को इस्लाम का प्रधान कहते थे। तो इस्लाम धर्म में जो धार्मिक मामलों का प्रमुख होता था, प्रधान होता था, उनको ये लोग खलीफा कहते थे, खलीफा, और इनमें इनका धार्मिक आस्था था बहुत ज्यादा। तो तुर्की का जो शासक था, तुर्की का शासक कौन था? खलीफा था। और ये खलीफा में पूरे विश्व के मुसलमानों की आस्था थी, तो ये चाहते थे कि खलीफा की सल्तनत कायम रहे। तो जब संभावना ये देखी गई कि कहीं तुर्की साम्राज्य का विघटन न हो जाए, खलीफा की सल्तनत का विघटन न हो जाए, तो अली भाइयों ने, जिसमें मोहम्मद अली और शौकत अली थे, अली भाइयों ने, अब इसमें मौलाना आज़ाद थे, मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी। तो अली ब्रदर शौकत अली, मोहम्मद अली, मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी, इन सब के, ठीक है, इन सब के नेतृत्व में
एक तरह से इन सब ने मिलकर खिलाफत कमेटी का गठन किया। खिलाफत कमेटी का गठन किया, देशव्यापी आंदोलन इन्होंने छेड़ दिया। 1 सेकेंड। देशव्यापी आंदोलन इन्होंने छेड़ा खिलाफत कमेटी का गठन करके, और इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? तुर्की साम्राज्य को बचाना। मुख्य लक्ष्य तुर्की साम्राज्य को बचाना था। दिल्ली में नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन किया गया। कब किया? ये प्रीलिम्स फैक्ट भी बनेगा आपके लिए, प्रीलिम्स फैक्ट भी बनेगा। तो दिल्ली में नवंबर 1919 में खिलाफत सम्मेलन हुआ, और इसमें यह हुआ कि सरकार से सहयोग करना बंद करना होगा। इस सम्मेलन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। गांधी ने की थी इस सम्मेलन की अध्यक्षता, और इस समय गांधी अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष भी थे। तो नवंबर 1919 में जो खिलाफत कमेटी का सम्मेलन हुआ था दिल्ली में, उसकी अध्यक्षता गांधी ने की थी, और गांधी इस समय खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष थे। तो गांधी इसका मतलब बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे इस आंदोलन में। तो गांधी का खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष होना एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी। तो आखिर गांधी क्यों बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे इस आंदोलन में? तो गांधी ने जो है, गांधी और लोकमान्य तिलक भी थे इसमें। इन लोगों ने इसको एक मौके के रूप में देखा। हिंदू मुस्लिम एकता के बनाने के लिए, उस एकता को सुदृढ़ करने के लिए एक मौके के रूप में उन्होंने देखा था। और खिलाफत कमेटी ने भी कहा कि वो राजनीतिक प्रश्नों पर वो राष्ट्रीय कांग्रेस का और उसके आंदोलन का पूरा समर्थन करेगी। तो राष्ट्रीय कांग्रेस, उस खिलाफत कमेटी ने भी ये घोषणा कर दी कि वो पूरा समर्थन करेगी। और ये गांधी को भी ऐसा लगा। तिलक के बारे में कुछ किताबों में पढ़ेंगे कि तिलक ने पहले इसका विरोध किया था, पर बिपिन चंद्रा लिखते हैं कि इसमें तिलक भी शामिल थे। तो तमाम इन कांग्रेसी नेताओं ने खिलाफत आंदोलन को जो है एक मौके के रूप में देखा, और इन्होंने सोचा कि राष्ट्रीय आंदोलन में अगर मुसलमान भी शामिल हो जाएंगे तो अंग्रेजों का फूट डालो राज करो की नीति फेल हो जाएगा, जिसके आधार पर, फूट डालो राज करो की नीति के आधार पर ये वर्षों से यहाँ पर जो शासन करते आए हैं, ये आधार उनका खत्म हो जाएगा। फिर ये इनकी जड़ें यहाँ पर खोखली हो जाएंगी, मतलब कमजोर हो जाएंगी, क्योंकि दोनों पक्षों को लड़ाकर अपनी रोटी सेक रहे थे। तो इसलिए गांधी ने अपना इतना बढ़ चढ़कर समर्थन दिया। गांधी ये भी मानते थे, गांधी का फेवरेट भजन था, आज भी गांधी जयंती पर बजता है, अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मत दे भगवान। तो गांधी बिल्कुल, मतलब गांधी जो है एकदम एकेश्वरवादी थे, सर्वेश्वरवादी थे। गांधी कहते थे कि ये सब ईश्वर के अलग अलग नाम हैं, और ये जो हिंदू मुस्लिम हरिजन अछूत, ये सब कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है। तो गांधी इसीलिए हिंदू मुस्लिम एकता में बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, और क्योंकि धर्म का मामला था और वो अल्लाह और ईश्वर में कोई भेद नहीं करते थे गांधी, तो गांधी ने धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे, तो इसके लिए उन्होंने समर्थन दिया था। तो या इससे गांधी की धर्मनिरपेक्ष छवि और मजबूत हुई। नहीं तो गांधी फिर क्या, गांधी क्योंकि हिंदू थे तो वो कहते कि मैं क्यों मुसलमानों के लिए लड़ने जाऊं, ऐसा भी गांधी कह सकते थे। तो इससे ये और मजबूत हुई, और फिर फरवरी 1920 के प्रारंभ में हिंदू और मुसलमानों के संयुक्त प्रतिनिधिमंडल
संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने सॉरी, तो ये कुछ इशू आ रहा है 1-2 दिन से। तो वायसराय से मुलाकात की और कहा खिलाफत के प्रश्न का हल निकाला जाए, लेकिन इस मिशन का कोई लाभ नहीं हुआ। इस मिशन का कोई लाभ नहीं हुआ। मई 1920 में तुर्की के साथ सेब्रिज की संधि की गई और इस संधि के द्वारा तुर्की का विभाजन कर दिया गया। विभाजन मतलब तुर्की के साम्राज्य के अंतर्गत जो प्रदेश थे उनको आपस में बांट लिया। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इन लोगों ने आपस में बांट लिया। अब फिर जून 1920 में केंद्रीय खिलाफत समिति का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। जून 1920 में अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। 31 अगस्त 1920 को खिलाफत समिति ने औपचारिक तौर पर असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। खिलाफत आंदोलन के तहत असहयोग भी हुआ कि सरकार से हम अब सहयोग नहीं करेंगे। और सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया और इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पंजाब मुद्दे का हल और खिलाफत के मुद्दे का हल कहा कि जब तक पंजाब में ज्यादतियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, जब तक खिलाफत के मुद्दे को हल नहीं किया जाता, जब तक स्वराज्य की स्थापना नहीं हो जाता, असहयोग कार्यक्रम चलाया जाएगा। अब असहयोग कार्यक्रम में था क्या क्या, ये आपको असहयोग आंदोलन में भी लिख देंगे। सिर्फ असहयोग आंदोलन अगर आपसे पूछा जाएगा तो भी लिखेंगे कि असहयोग कार्यक्रम में क्या क्या था। यहां से प्रीलिम्स का भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो सरकारी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार, न्यायालयों का बहिष्कार था। इसमें यह था कि पंचायतों के माध्यम से न्याय का कार्य होगा, जैसे भारत में होता रहा था। अंग्रेजों द्वारा स्थापित अदालत में नहीं जाएंगे। विधान परिषदों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी का उपयोग, चरखा काटने का प्रोत्साहन दिया गया, सरकारी उपाधियों, अवैतनिक पदों का परित्याग। तो याद रखिएगा, इसमें वैतनिक पद नहीं थे, वेतन जो लेते थे अंग्रेजों से वो उसका त्याग नहीं था, अवैतनिक पदों का परित्याग था। सरकारी सेवाओं का परित्याग था। सरकारी सेवाओं का कि मतलब हम नहीं मतलब जो भी सरकारी सेवाएं हैं अब उसमें हम नहीं बैठेंगे, हम उसमें नहीं जाएंगे। सरकारी करों का भुगतान नहीं करना, सरकारी अर्ध सरकारी उत्सवों का बहिष्कार, सैनिक, मजदूर और क्लर्कों को मेसोपोटामिया में कार्य करने के लिए जाने से मना करना है। ये लेके जाते थे उपनिवेशों में ना अपने उपनिवेशों में लेकर जाते थे, तो मेसोपोटामिया में नहीं लेकर जाएंगे। उस समय ये लोग मेसोपोटामिया में लेकर के जा रहे थे, तो नहीं जाएंगे, यानी करारबद्ध श्रमिक नहीं जाएंगे। तो गांधी जी के प्रयासों से यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता का पर्याय बन गया था। हिंदू मुस्लिम एकता का पर्याय बन गया यह आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन जो है गांधी जी के प्रयासों से ही, सिर्फ और सिर्फ गांधी के प्रयासों से ही खिलाफत आंदोलन इतना फैला। ये सारे अली ब्रदर्स सब थे, लेकिन गांधी ने इसको एकदम इसमें असहयोग कार्यक्रम को शामिल करके गांधी ने इसको एक नया स्वरूप दे दिया और गांधी ने कहा कि आपसी सहयोग से ही हम सफल होंगे और इस आपसी सहयोग से ही आंदोलन तेजी से फैला। अब गांधी कुछ हिंदू मुस्लिम एकता गांधी जी के प्रयासों से संबंधित करके भी जब खिलाफत का प्रश्न पूछा जाता है तब भी आप यही आंसर करेंगे। तो जुलाई 1921 में एक प्रस्ताव पारित करके खिलाफत आंदोलन ने घोषणा की कि कोई मुसलमान ब्रिटिश भारत की सेना में भर्ती नहीं होगा और गांधी ने इसका समर्थन किया। यह लाहौर में प्रस्ताव पारित हुआ था।
कि अब कोई भी मुसलमान ब्रिटिश भारत की सेना में भर्ती नहीं होगा। अंग्रेज भड़क गए थे इस पर, अंग्रेज भड़क गए थे। उन्होंने तुरंत अली बंधुओं को गिरफ्तार किया था। कांग्रेस और खिलाफत के जो स्वयंसेवक थे वो क्या कर रहे थे, निचले स्तरों पर ये ड्रिल का आयोजन करते थे। ड्रिल समझते हो ना, जो मार्च होता है, जो सैनिकों का मार्च होता है, उसे ड्रिल कहते हैं। एक साथ इसको ड्रिल कहते हैं। तो ये मतलब ये राजनीतिक कार्यकर्ताओं को एकताबद्ध करने के लिए एक साथ हिंदू मुसलमान जब साथ साथ ड्रिल करते थे तो उसमें एकता आती थी, तो ड्रिल का आयोजन करते थे। एकता का अद्भुत मिसाल इस दौरान देखा गया। तो अली बंधुओं पर राजद्रोह का आरोप लगाकर उनको गिरफ्तार किया लिया गया। ऐसे सारे ड्रिल गैर कानूनी घोषित कर दिए गए और 1921 के अंत तक गांधी जी को छोड़कर सारे महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी नेता गिरफ्तार कर लिए गए। 3000 दूसरे लोग उस समय ऐसे जेलों में बंद थे। सरकार ने एकदम दमन पर उतर आई थी सरकार। और खिलाफत का प्रश्न बहुत जल्दी अप्रासंगिक हो गया था। हुआ ये कि वहां पर तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा, नाम सुना होगा आप लोगों ने, इनके नेतृत्व में वहां पर जनता उठ खड़ी हुई और उसने सुल्तान का पद ही खत्म कर दिया। सुल्तान का पद खत्म कर दिया, वहां पर अब लोकतंत्र की स्थापना हो गई। तो अब फिर जब उस देश में ही नहीं रहा सुल्तान, तो अब किसके लिए फिर आप लड़ोगे? अब खलीफा, उस देश के ही लोगों ने खलीफा का पद खत्म कर दिया। तो खिलाफत का मुद्दा जो है अब इरिलीवेंट हो गया और बाकी नेताओं को गिरफ्तार कर ही चुकी थी सरकार। तो इस तरह से धीरे धीरे क्या हुआ कि खिलाफत का मुद्दा खत्म हो गया। तो ये था पूरा का पूरा आपका खिलाफत आंदोलन। और खिलाफत आंदोलन पर जहां से भी जैसे भी प्रश्न आए, यही सारे फैक्ट्स मैटर उसमें डालना है। केवल क्वेश्चन के आधार को देखते हुए, प्रश्न को देखते हुए, उसके आधार पर इसको मोल्ड करते हुए इन फैक्ट्स को डालना है। ठीक है। अब खिलाफत और असहयोग साथ साथ चला था, ये साथ साथ चला था। तो इसमें मतलब कई बार खिलाफत और असहयोग प्रश्न एक साथ भी पूछ दिया जाता है आपसे, तो आपसे खिलाफत और असहयोग एक साथ भी पूछा जा सकता है। दोनों में ही गांधी के ने असहयोग कार्यक्रम को ही शामिल किया था। तो असहयोग कुछ अलग से नहीं था, लेकिन असहयोग को जब सिर्फ असहयोग अगर आपको पूछा जाता है तो असहयोग को आप लिखेंगे कैसे? तो असहयोग में कैसे असहयोग किया गया, इस आंदोलन का फैलाव कहां तक हुआ, इस आंदोलन का फैलाव कहां तक हुआ, किस तरह से ये आंदोलन देशव्यापी हुआ, और इस आंदोलन की खासियत थी कि इसमें पहली बार किसान भी शामिल हुए थे। इस आंदोलन में किसान भी शामिल हुए थे। तो इस आंदोलन का क्या प्रभाव रहा? यह आंदोलन क्या असफल था? क्योंकि गांधी ने चौरा चौरी कांड से इस आंदोलन को रोक दिया था, तो क्या ये आंदोलन अपने उद्देश्यों में असफल रहा? तो तात्कालिक रूप से असफल रहा, लेकिन इसने राष्ट्रवाद को बढ़ाने में इसका काफी योगदान रहा, इस आंदोलन का। तो ये आपका PYQ है। क्या असहयोग आंदोलन का समालोचनात्मक आकलन कीजिए। समालोचनात्मक, तो जब समालोचना आता है तो आप समझ लीजिए कि आपको अच्छी बातों को लिखते हुए अच्छी बातों को ज्यादा लिखना है और फिर आपको उसकी आलोचना भी करनी है कि रोक दिया गया। और एक क्वेश्चन ये है, आपको पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा और ऊर्जा प्रदान की। जैसा कि मैंने कहा कि तात्कालिक रूप से असहयोग आंदोलन अपने उद्देश्यों में असफल रहा था। गांधी ने 1 साल में स्वराज का नारा दिया था, पर गांधी ने आंदोलन को बीच में ही रोक दिया, तो स्वराज मिला नहीं। तो तात्कालिक रूप से तो इसको आप कह सकते हैं, लेकिन इस असहयोग आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा और ऊर्जा प्रदान की। स्पष्ट कीजिए।
तो ऐसे जो भी आपके संभावित प्रश्न आते हैं, इससे थोड़ा चेंज भी हो सकता है लैंग्वेज आपका। तो ऐसा कोई भी प्रश्न आता है तो उसको कैसे लिखेंगे उसको। तो इसमें जो है आपका मतलब तुर्की वाला भी मेंशन करेंगे, क्योंकि खिलाफत का मुद्दा इस समय चल रहा था, तो तुर्की वाला भी मेंशन करेंगे। तुर्की की जब तक मतलब गांधी ने घोषणा की कि भारतीय मुसलमानों को जब तक सरकार संतुष्ट नहीं करती, वे ठीक है, ये प्रॉब्लम हो ही रही है बीच बीच में। तो गांधी, इसमें आप असहयोग जब भी लिखेंगे तो तुर्की वाला मुद्दा भी लिखेंगे, फिर रॉलेट एक्ट को लिखेंगे। रॉलेट एक्ट, असहयोग जब भी लिखेंगे तो तुर्की का मुद्दा रॉलेट एक्ट से जो पंजाब में हुआ यानी जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके पंजाब में जो अत्याचार हुआ उसको आप लिखेंगे। और फिर जब इसको 1920 में इलाहाबाद में सभी दलों का सम्मेलन हुआ और इसमें स्कूल, कॉलेज और अदालतों के बहिष्कार कार्यक्रम को शामिल किया गया। खिलाफत का मुद्दा चल रहा था, पंजाब में अत्याचार हो गया था, अत्याचार यानी वही जलियांवाला बाग हत्याकांड, और वहां पर मार्शल लॉ कर्फ्यू लागू था, प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार किया जा चुका था, रॉलेट एक्ट का असंतोष था ही, अभी भी रॉलेट एक्ट खत्म नहीं किया गया था। तो असहयोग आंदोलन शुरू करने के पीछे यही सब कारण थे। और शुरू कैसे किया गया? तो जून 1920 में सभी दलों का सम्मेलन हुआ, इसमें स्कूल, कॉलेज, अदालतों के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। इसी बीच मैंने ऐसे ही आपको मेंशन कर दिया है कि तिलक की 34 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी 1 अगस्त को। तो तिलक स्वराज फंड की चर्चा आती है। तो खिलाफत आंदोलन ने 31 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन को आरंभ कर दिया था। खिलाफत आंदोलन ने, क्योंकि खिलाफत अभी आपने पढ़ा तो यहाँ पर आप जानते, तो यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा कि इलाहाबाद में सम्मेलन हुआ और 31 अगस्त को असहयोग शुरू कर दिया। खिलाफत आंदोलन असहयोग के रूप में ही शुरू हुआ। तो असहयोग शुरू हो गया आपका नागपुर अधिवेशन में, मतलब एक तरह से इसको मुहर लगाया गया था। नागपुर अधिवेशन में मुहर लगा दिया था कांग्रेस ने इस असहयोग आंदोलन को, और कुछ और भी चेंजेस किया गया था। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस आंदोलन में शामिल हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस में लोग शामिल हो सके। तो कांग्रेस कमेटियों को, जो क्षेत्रीय कमेटियां थी, भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया। सदस्यता शुल्क घटाकर प्रतिवर्ष 4 आना कर दिया गया, 1 रुपया से घटाकर, ठीक है, 1 रुपया से घटाकर प्रतिवर्ष 4 आना यानी 25 पैसा कर दिया गया, ताकि सभी निर्धन, सभी ग्रामीण कांग्रेस में शामिल हो सके। और इस दौरान कुछ लोगों ने कांग्रेस छोड़ी भी, कुछ लोग नाराज भी थे, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना गांधी से नाराज होकर कांग्रेस छोड़ दिया था कि वो चाहते थे कि असहयोग आंदोलन में गांधी मुसलमानों को शामिल न करें। वही जिन्ना जो मुसलमानों के सबसे बड़े शुभचिंतक के रूप में अपने को प्रस्तुत किया, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। जीएस खरपड़े ने छोड़ी थी, बिपिन चंद्र पाल ने छोड़ी थी, एनी बेसेंट ने छोड़ी थी, क्योंकि ये लोग कन्विंस्ड नहीं थे, गांधी से ये लोग सहमत नहीं थे, तो इन लोगों ने कांग्रेस छोड़ दी थी। तो ये जो है मैंने ऐसे मेंशन कर दिया, जरूरी नहीं है कि आप इसको मेंशन करें, इस लाइन को जरूरी नहीं है कि आप मेंशन करें। तो सैकड़ों वकीलों ने अपनी मोटी कमाई वाली वकालत छोड़ दी। यहां पर आप असहयोग कार्यक्रम में किसके बहिष्कार को किया गया था?
तो वो जो आपको खिलाफत में मैंने मेंशन किया था उसको जरूर मेंशन करेंगे। तो अवैतनिक पद, सरकारी सेवाएं, अदालतें, सरकारी उत्सवों का हर तरह से सहयोग, स्कूलों का, कॉलेजों का, विद्यालयों का, अदालतों का, सबका ही बहिष्कार का निर्णय लिया गया, विदेशी वस्तुओं का। तो इसमें जो है सैकड़ों वकीलों ने ये अपनी मोटी कमाई वाली वकालत छोड़ दी, क्योंकि एक तरह से ये सरकार मतलब अवैतनिक थे लेकिन एक तरह से सरकार की सेवा करते थे, सरकार की अदालतों में ये काम करते थे। तो इसमें चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सैफुद्दीन किचलू, राजगोपालचारी, सरदार पटेल, टी प्रकाशम, आसफ अली, इन ऐसे लोग शामिल थे जिन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी थी। तो सबका नाम नहीं, 2-4 नाम भी लिख देंगे तो चलेगा, जितना याद रहे। तिलक की क्योंकि मृत्यु हो गई थी तो आप उस लाइन को यहां पर भी डाल सकते हैं कि 1 अगस्त 1920 को तिलक की मृत्यु हो गई थी। तो तिलक स्वराज फंड का गठन किया गया था और तिलक स्वराज फंड में 6 माह के अंदर 1 करोड़ रुपया जमा हो गया था। आंदोलन की तीव्रता थी, लोगों की आस्था थी, 1 करोड़ रुपए जमा हो गया था। नवंबर 1921 में ब्रिटिश सिंहासन के उत्तराधिकारी प्रिंस ऑफ वेल्स भारत जब आए थे तो उनका काले झंडों से स्वागत किया गया। बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन हुए थे और दिसंबर 1921 में अहमदाबाद में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया। क्या प्रस्ताव इसमें था कि कांग्रेस ने अपना मतलब ये दृढ़ मत फिर से दोहराया कि जब तक पंजाब और खिलाफत दोनों मुद्दे का समाधान नहीं किया जाता असहयोग जारी रहेगा। तो असहयोग आंदोलन खूब चल रहा था। आपको एक ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि असहयोग आंदोलन के अखिल भारतीय स्वरूप की विवेचना करें। क्या असहयोग आंदोलन का चरित्र अखिल भारतीय था? तो इसमें आप आंदोलन का फैलाव लिखेंगे, आंदोलन का फैलाव। इसमें कितने अखिल भारतीय जब भी पूछेगा तो क्षेत्र और वर्ग दोनों को मेंशन करना होता है कि कितने क्षेत्र में ये चल रहा था और किस वर्ग के लोग इसमें शामिल थे। तो संयुक्त प्रांत और बंगाल के हजारों किसानों ने असहयोग का पालन किया था। पंजाब में गुरुद्वारों पर भ्रष्ट महंतों का जो कब्जा था उनको निकाला गया। वो असहयोग आंदोलन का ये एक तरह से असर था। अकाली आंदोलन नामक एक अहिंसक आंदोलन ये लोग चला रहे थे गुरुद्वारे से लोगों को निकालने के लिए। असम के चाय बागान के मजदूरों ने हड़ताल कर दी। मिदनापुर के किसानों ने यूनियन बोर्ड का कर देने से इनकार कर दिया था। मिदनापुर बंगाल यूनियन बोर्ड का कर देने से इनकार कर दिया। तमिलनाडु की चिराला की पूरी जनता ने नगर पालिका के कर चुकाने से इनकार करके शहर छोड़ दिया था कि हम नगर पालिका का कर नहीं देंगे। इसी तरह पेडनापाडु गांव के सारे अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया था। सारे जितने मतलब भारतीय अधिकारी थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था कि हम सरकार से सहयोग नहीं करेंगे। इन्होंने नगर पालिका का कर चिराला, ये आपको 2019 में ये क्वेश्चन आ गया था। तो ये मतलब ये दक्षिण तक ये पहुंचा था आपका। डुग्गीराला गोपाल कृष्णैया के नेतृत्व में कर्नाटक के गुंटूर जिले में, कर्नाटक आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश। तो गुंटूर जिले में एक शक्तिशाली आंदोलन उठ खड़ा हुआ। इनके किसके नेतृत्व में? डुग्गीराला। उत्तरी केरल के मालाबार क्षेत्र में मोपला विद्रोह हुआ। मोपला जाति के किसान थे जिन्होंने विद्रोह किया। एक सेकंड दीजिए मुझे। हाँ जी, तो मोपला ये एक मुस्लिम किसानों की एक जाति थी। इन्होंने जमींदारों के विरुद्ध आंदोलन किया पर गांधी पहुंचे थे वहां पर। गांधी और कांग्रेस के नेता वहां पर पहुंचे थे इनको समर्थन देने के लिए। तो आप इसमें और कई स्थानीय आंदोलन भी चले, जैसे अवध किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश में, एका आंदोलन जो है
उत्तर प्रदेश में ही एक आंदोलन यहाँ पर हुआ था लखनऊ के पास, और मोपला विद्रोह, पंजाब से महंतों का निष्कासन की मांग, ये सब जो है सिखों का आंदोलन, ये सब जो है स्थानीय आंदोलन थे। लेकिन ये स्थानीय स्तर पर गांधी बाबा की जय करते हुए प्रतापगढ़ के किसानों ने महाजनों के बही खाते को जला दिया था गांधी बाबा की जय कहते हुए। तो इन लोगों ने एक तरह से ऊर्जा भर दी स्थानीय अंदाज। आपको यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, असहयोग को यहां से जोड़ दिया जाएगा कि असहयोग आंदोलन, गांधी के असहयोग आंदोलन को स्थानीय आंदोलनों ने एक नई ऊर्जा भर दी। स्पष्ट करें, ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इन आंदोलनों के बारे में आपको लिखना होगा। तो यानी सिंपल अगर सिंप्लीफाई करें तो असहयोग आंदोलन का जो प्रसार हुआ था, आपको प्रसार को ही लिखना है, ठीक है। चौरी चौरा कांड हो गया, गांधी ने रोक दिया। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि चौरा चौरी कांड की वजह से देशव्यापी असहयोग आंदोलन को रोकना गांधी द्वारा कहां तक उचित था, कहां तक उचित था? ठीक है, तो समालोचनात्मक व्याख्या करें या अपना मत दें, अपने मत को स्पष्ट करें, कुछ ऐसे आपको प्रश्न पूछा जाएगा इसमें। तो गोरखपुर जिले में है ये चौरा चौरी। इसमें ऐसा हुआ था कि वहां की पुलिस ने एक शांतिपूर्ण किसानों के जुलूस पर गोली चलाई थी। उसी गुस्से में जो है वहां की क्रोधित भीड़ ने उस पुलिस स्टेशन को ही फूंक दिया। ये 5 फरवरी 1922 की घटना है। अब इसकी वजह से गांधी ने रोक दिया। तो गांधी जी का असहयोग रोकना कहां तक उचित था? तो आप उसमें ये सब मत देंगे कि गांधी को ये भय था कि कहीं जन उत्साह और जोश के इस वातावरण में आंदोलन एक हिंसक मोड़ न ले ले, और अगर ये आंदोलन हिंसक मोड़ ले लेगा तो अंग्रेजों को बहाना मिल जाएगा और सबको उठाकर जेल में ठूस देंगे, या फिर भीड़ पर काबू करने के बहाने से फायरिंग करके लोगों को मार देंगे, जैसे जो डायर ने कर दिया था, लीपापोती हो गया था। तो अगर ये आंदोलन हिंसक मोड़ ले लेती तो इस आंदोलन को दबाना अंग्रेजों के लिए बहुत आसान था। क्या था कि अंग्रेजों के ऊपर भी आप समझ लो कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया थी उस समय। तो यानी फ्रांस के, अमेरिका के, रूस के, ये लोग, यूरोप के बाकी देशों के लोग देखते रहते थे कि अंग्रेज भारत में कर क्या रहे हैं। तो इसीलिए आप देखते हैं ना कि अंग्रेज हर चीज उन्होंने किया, कोई ना कोई बहाना लेकर करते थे। वो डायरेक्ट नहीं करते थे, वो सिर्फ इसीलिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी बुराई ना हो। तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव में वो रहते थे। तो अगर जैसे अभी, क्योंकि असहयोग शांतिपूर्ण चल रहा था, इसमें हिंसा कहीं भी नहीं था, ये एक अहिंसक आंदोलन था, तो एक अहिंसक आंदोलन को कैसे वो दबाते। पर अगर ये आंदोलन हिंसक हो जाता तो बहुत आसान था अंग्रेजों के लिए इस आंदोलन को कुचलना। इसीलिए गांधी ने, और ज्यादा हिंसा ना हो, भारत के लोग ज्यादा मतलब मारे ना जाएं, ये लोग हिंसक तरीके से दमनात्मक कार्रवाइयां ना करें, उसके लिए इन्होंने जो है रोक दिया। क्योंकि ये हिंसा दो तरफा होता, फिर ये दो तरफा होता, और वहां के देखा देखी और जगह भी पुलिस थानों को लोग फूंकने लग जाते। इसलिए गांधी ने इसको रोक दिया। और 12 फरवरी को गुजरात के बारदोली नामक स्थान पर उन्होंने अपनी एक मीटिंग की और एक प्रस्ताव पारित करके असहयोग कार्यक्रम को रद्द कर दिया। उन सभी गतिविधियों को रद्द कर दिया जिससे कानून का उल्लंघन होता हो, सभी गतिविधियों को रोक दिया। लोग बहुत नाराज हुए। यहां से भी आपको मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गांधी के असहयोग रोकने से क्या प्रतिक्रियाएं हुई। गांधी के असहयोग आंदोलन को रोकने से
भारत में उस समय राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं द्वारा, अलग अलग नेताओं द्वारा हुई प्रतिक्रियाओं की व्याख्या करें। तो सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल में कहते हैं कि जिस समय जनता का उत्साह अपनी चरम सीमा को छूने वाला था, उस समय पीछे हट जाने का आदेश देना एक राष्ट्रीय अनर्थ से कम नहीं था। इनको राष्ट्रीय अनर्थ लगा, सुभाष चंद्र बोस को ये राष्ट्रीय अनर्थ लगा कि, और मोतीलाल नेहरू ने भी एक स्टेटमेंट दिया कि कन्याकुमारी में कोई घटना घटती है और उसकी सजा दिल्ली को दिया जाए, तो दिल्ली या कोई शहर था, वो शहर याद नहीं आ रहा है, ये कहाँ तक उचित है। जवाहरलाल नेहरू जैसे दूसरे युवक नेताओं ने भी ऐसी ही प्रतिक्रिया व्यक्त की। तो इसके खिलाफ ही स्वराज पार्टी फिर बन गई थी। यह असंतुष्टि ही थी असहयोग कार्यक्रम को रोकने की कि स्वराज पार्टी बनी। कांग्रेस के भीतर एक तरह से फिर से फूट हुआ। उस फूट को बचाने के लिए स्वराज पार्टी के साथ गांधी ने अपनी सहमति दी थी, पर स्वराज पार्टी बन गई थी और कुछ समय तक स्वराज पार्टी अपना कार्यक्रम चलाती रही और कांग्रेस निष्क्रिय थी। असहयोग रोकने का ये परिणाम था कि क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ गईं, सांप्रदायिकता बढ़ गया भारत में, सांप्रदायिक गतिविधियां बढ़ गईं, साम्यवाद का जन्म हुआ भारत में, साम्यवादियों ने सिर उठाया। ये असहयोग रोकने का ही परिणाम था। असहयोग आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसमें सभी दल, सभी संगठन शामिल हो गए थे और सभी गांधी के साथ अब एक साल में स्वराज को पाने के लिए पूरे जोश के साथ जोर शोर से लगे हुए थे। और ये आंदोलन का स्थगित होना सबके लिए एक सदमा से कम नहीं था। और फिर भारत में कई तरह की जो है असंतुष्ट युवकों ने हिंसा का सहारा लिया और इस तरह की गतिविधियां शुरू हुई, क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू हुई। साम्यवाद का जन्म हुआ। कांग्रेस के भीतर एक तरह से कांग्रेस निष्क्रिय हो गई, स्वराज पार्टी का गठन हुआ। ये सब असहयोग का आप प्रभाव लिखेंगे। गांधी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। तो मैं आपको बता दूं जाने से पहले कि ये मेरा, सबसे पहले तो आप मेरा टेलीग्राम लिंक नोट करो। ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, यहीं पर आप मुझे कांटेक्ट करोगे, यहां पर आप मुझे कांटेक्ट करोगे। ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, ये मेरा कोड है रिंकू लाइव। इसको यूज करके आपको अनअकैडमी पर आना है और 25 नवंबर से आपका वैकल्पिक विषय इतिहास का बैच शुरू हो रहा है और 30 नवंबर से आपका समाजशास्त्र का बैच शुरू हो रहा है। बाकी जीएस का बैच चल रहा है मेरा और ये सभी सब्जेक्ट के लिए होगा। इसमें एनसीईआरटी से शुरू करके स्टैंडर्ड बुक्स को आधार बनाकर मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि तैयारी आपको करनी है मुख्य परीक्षा की। आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी है, प्रीलिम्स छटनी है आपका। और एक बार मुख्य परीक्षा की तैयारी करते हो तो प्रीलिम्स भी तैयार हो जाता है। एक बार आपने टॉपिक वाइज क्लैरिटी कर ली, टॉपिक वाइज आपने अपनी पूरी तैयारी कर ली, तो क्या होता है, तो फिर आपके लिए आसान होता है कि उसमें से आप प्रीलिम्स फैक्ट्स छांट लो। ये आपके लिए बहुत आसान होता है। तो आपको सबसे पहले हर सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज क्लैरिटी करनी है, पूरे विषय की एक समझ बनानी है आपको। और ये आप मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए करते हैं तभी होता है। केवल प्रीलिम्स के लिए एक एक लाइन रटते हैं, सतही तैयारी से आप ये परीक्षा पास नहीं करेंगे। आपको इन डेप्थ तैयारी करनी है। तो इसीलिए मैं चैप्टर पढ़ते हुए और नोट्स बनवाते हुए चल रही हूँ। सबके नोट्स खुद चेक करती हूँ।
जब मैं पीडीएफ शेयर करती हूँ, मैं पीडीएफ देती हूँ, लेकिन मेरी उस पीडीएफ से वो पीडीएफ आपके लिए एक दूसरी किताब बन जाती है, और आपको ये समझ में नहीं आता कि कैसा प्रश्न आएगा तो मुझे कौन कौन से पॉइंट्स उसमें डालने हैं। तो जब आप पूरा नोट्स बना लेते हो, अपने हाथ से नोट्स बना लेते हो कीवर्ड बेस्ड, मैं ये भी बताती हूँ कि नोट्स कैसे बनाना है। तो जब कीवर्ड बेस्ड आप नोट्स बना लेते हो तो उसके बाद आपको क्या होता है कि आपको वो टॉपिक पूरा याद है, आपको वो टॉपिक पूरी तरह से अब याद है आपको, तो आपके लिए फिर अब वो आसान हो जाता है आपके लिए कि जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो उसमें कौन कौन सी बातों को डालना है आपको याद है। तो ये खुद की नोट्स बनाने से ही याद होता है। तो नोट्स बनवा रही हूं मैं, और सबसे इंपॉर्टेंट आंसर राइटिंग। तो ये चैप्टर वाइज आंसर राइटिंग करा रही हूं मैं। हर चैप्टर को जब पढ़ा रही हूँ, वो चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से हर बार क्वेश्चन आया ही है, और वो चैप्टर भी जहां से अभी क्वेश्चन नहीं आया है और वहां से ये संभावित प्रश्न बन सकता है। तो कुछ तो देखो फिक्स टॉपिक्स है जहां से यूपीएससी पूछती है, तो उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो आप यहां पर सबसे पहले पीवाईक्यू, जो भी जैसे कोई चैप्टर आपने पढ़ लिया उसका नोट्स भी बना लिया, तो उस पर पीवाईक्यू देखा कि उस पर प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन आया है, और फिर उसको लिखना शुरू कर दिया। तभी आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर की कितनी क्लियरिटी हो गई है, ये चैप्टर कितना प्रिपेयर हो गया है। आपको तब पता चलेगा जब आप इस पर क्वेश्चन को लिखना शुरू करते हो, और खूब आसानी से आपको प्रीवियस ईयर के पेपर में आपको क्वेश्चन मिल जाता है। और जब प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन आप लिखने में सक्षम हो जाते हो तो वो आपको संभावित प्रश्न को लिखने में भी सक्षम बना देता है, क्योंकि जब तक आपको उस टॉपिक का समझ नहीं आएगा, उस चैप्टर पर कमांड नहीं हो गया, तब तक आप पीवाईक्यू भी नहीं लिख पाओगे। तो यही तरीका मैं अपना रही हूं बिल्कुल। और आंसर राइटिंग से आपको भागना नहीं है। ज्यादातर बच्चे आंसर राइटिंग से भागते हैं। आपको सामना करना होगा। शेर को देखकर आंखें बंद कर लेने से खतरा टलता नहीं है। तो अगर यूपीएससी की परीक्षा देने जा रहे हो और आपको 1750 नंबर, ये पूरा का पूरा आंसर राइटिंग पर ही आना है कि आप अपने नॉलेज को प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, ये पूरा का पूरा उसी पर आना है, तो फिर आपके भागने से कैसे चलेगा? ये आपके भागने से नहीं चलेगा। तो इसलिए मैं बार बार अक्सर जैसे प्लस पर भी ये सेशन मैं ले रही हूँ, तो आप मेरा देखोगे तो हर तीसरा चौथा सेशन मेरा आंसर राइटिंग का है। उसमें स्टूडेंट बहुत कम आते हैं, बहुत कम स्टूडेंट आते हैं, बचते हैं वो लिखने से। तो उनको मैं बार बार कहती हूँ कि भागो मत, लिखो लिखो लिखो। तो अगर आप ये सोचोगे कि पहले सारे सब्जेक्ट को प्रिपेयर करेंगे फिर लिखेंगे, तो फिर तो आपका सारा समय प्रिपेयर करने में निकल गया, और लास्ट में जब लिखना शुरू करोगे तो बहुत कम टाइम मिलता है। तो लिखते हुए जब आप याद करते हो, लिखते हुए विषय की समझ बनाते हो, तो वो नॉलेज आपकी फिर यहाँ पर सेट हो जाती है, बैठ जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है, ये चल रहा है। तो अगर आपको ऐसे मेरे साथ तैयारी करना है, हिस्ट्री और सोशियोलॉजी पढ़ना है, आप रिंकू लाइव कोड के साथ आइए, और आपको सभी विषय में कैसे पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाना है, कितने घंटे पढ़ना है, कैसे याद होगा, कैसे जल्दी याद कर पाओगे, आंसर राइटिंग कैसे करना है, आपके आंसर्स को मैं चेक करूंगी, ये सब कुछ आपको मिलेगा आप मेरे कोड के साथ आते हो। तो मेरा टेलीग्राम लिंक फिर से नोट करो, आप फिर से नोट करो मेरा टेलीग्राम लिंक, और बिना स्पेस डाले आपको @रिंकू सिंह हिस्ट्री जब आप डालोगे टेलीग्राम में तो आपको मिल जाएगा मेरा, मतलब आप ज्वाइन हो जाओगे, वहीं से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। जो अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करते हो वहाँ पर भी ऑप्शन रहता है मैसेज करने का, तो आप वहाँ पर भी कर सकते हो। ये मेरा कोड है रिंकू लाइव। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। लाइक करना, शेयर करना,
ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सब लोगों को ऑल द बेस्ट। बाय बाय।